Hello guys, welcome to my YouTube channel. I am Prince and today I will discuss about the heart rate. So without wasting our time, let's start the video. So जो heart rate है उसका basic मतलब क्या होता है? The number of times the heart beats within a certain time period, usually a minute, is called heart rate. The normal resting heart rate in adult is 70 to 80 beats per minute. और अगर अब इसके अंदर जो नॉर्मल हार्ट रेट है एडल्ट के अंदर वो भी नॉर्मल रेस्टिंग हार्ट रेट है, तो वो हमारा कितना 70 टू 80 बीट्स पर मिनट है। अब इसके अंदर हम जो हार्ट रेट है ना उसमें हम दो चीज़ें पढ़ेंगे। एक तो इस हार्ट रेट का कंट्रोल कैसे होता है, कंट्रोल ऑफ हार्ट रेट एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग द हार्ट रेट। तो पहले हम देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द हार्ट रेट। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग द हार्ट रेट में हमारा पहला फैक्टर आता है एज। अब एज में क्या है, आफ्टर बर्थ एज एज इंक्रीजेस, जैसे जैसे एज इंक्रीज होती है जो वेगल टोन है, वेगल टोन वो इंक्रीज होता है। और ये वेगल टोन इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम जो है एक्टिवेट्स हो जाता है। पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा तो क्या होगा, हमारा हार्ट रेट डिक्रीज करेगा। सिंपथेटिक हार्ट रेट को इंक्रीज करता है, पैरासिम्पथेटिक डिक्रीज करता है। सो आफ्टर बर्थ एज एज इज इंक्रीजेस, जैसे जैसे एज बढ़ती है हमारा वेगल टोन इंक्रीज होता जाता है, यानी कि एक्टिवेशन जो है पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम का होता है, एक्टिवेट द पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम। और अगर पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा तो हमारा हार्ट रेट क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो जैसे जैसे एज बढ़ेगी हार्ट रेट क्या करता है, डिक्रीज करता है। बट इन ओल्ड एज जो हार्ट रेट होता है वो स्लाइटली हायर होता है। क्यों, ड्यू टू फॉल इन दिस वेगल टोन। तो जैसे जैसे जो ओल्ड एज में क्या होता है, ये जो वेगल टोन है वो ये फॉल कर जाती है, इस वजह से ओल्ड एज में जो हार्ट रेट होता है वो स्लाइटली हायर होता है। अब कितना होता है एक बार वो देख लेते हैं। तो अगर हम फीटल हार्ट रेट की बात करें तो वो हमारा 140 से 150 बीट पर मिनट होता है। एट बर्थ 130 से 140 बीट पर मिनट होता है। और एट 12 ईयर्स हमारा कितना होता है, अप टू 100 बीट पर मिनट होता है। और एडल्ट में 70 टू 80 बीट्स पर मिनट होता है। और ओल्ड एज में हमारा अप टू 100 बीट पर मिनट होता है। तो ये हमने एक जो एवरेज है वो आपको बताया है। इसके बाद हमारा क्या है, पहला हो गया हमारा एज। इसके बाद दूसरा फैक्टर जो हार्ट रेट को अफेक्ट करता है वो है सेक्स। मतलब जो हार्ट रेट है इज स्लाइटली हायर इन फीमेल्स एज कंपेयर टू मेल्स। जो हार्ट रेट है वो फीमेल्स में हायर होता है एज कंपेयर टू मेल्स ड्यू टू लोअर सिस्टमिक बीपी एंड रेस्टिंग सिंपथेटिक टोन इज मोर। अब सिंपथेटिक टोन मोर होगा तो सिंपथेटिक बताया, सिंपथेटिक क्या करता है, हार्ट रेट को इंक्रीज करता है। सो हार्ट रेट जो है स्लाइटली हायर होता है इन फीमेल्स एज कंपेयर टू मेल्स ड्यू टू लोअर सिस्टमिक बीपी। अब सिस्टमिक ब्लड प्रेशर अगर हमारा कम होगा तो उसको कंपनसेट करने के लिए क्या होता है, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है। तो ये एक रीजन है। दूसरा रीजन क्या है कि रेस्टिंग सिंपथेटिक टोन जो है फीमेल्स में वो मोर होता है, इस वजह से भी हमारा हार्ट रेट जो है फीमेल्स में हायर होता है एज कंपेयर टू मेल्स। तो ये दो रीजन है, पहला लोअर सिस्टमिक बीपी एंड रेस्टिंग सिंपथेटिक टोन इज मोर। तीसरा फैक्टर है हमारा टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर की बात करें, फॉर ईच 1 डिग्री फ़ारेनहाइट रेज इन बॉडी टेम्परेचर डायरेक्ट इफेक्ट ऑन एसी नोड। अब जैसे एक फ़ारेनहाइट अगर इंक्रीज होता है बॉडी टेम्परेचर तो इसका इफेक्ट किस पे होता है, एसी नोड पे होता है। और इसकी वजह से क्या होता है, जो हार्ट रेट है वो इंक्रीज करता है अबाउट 10 बीट पर मिनट। तो 1 डिग्री रेज इन बॉडी टेम्परेचर से हमारा 10 बीट पर मिनट से हार्ट रेट जो है इंक्रीज कर जाता है। इसका एक रीजन तो ये हो गया क्योंकि जब बॉडी टेम्परेचर रेज करता है तो इसका डायरेक्ट इफेक्ट होता है एसी नोड पे। और इसका दूसरा रीजन ये हुआ कि जब
बॉडी टेम्परेचर रेज करता है तो वेजो डायलेशन हो जाता है। वेजो डायलिटेशन होने की वजह से जो ब्लड प्रेशर है वो डिक्रीज करता है, और ब्लड प्रेशर डिक्रीज करता है तो हार्ट रेट हमारा इंक्रीज कर जाता है। और जब टेम्परेचर फॉल करता है तो वेजो कंस्ट्रिक्शन होता है, और जब वेजो कंस्ट्रिक्शन होगा तो बीपी बढ़ जाएगा, और बीपी बढ़ जाता है तो हार्ट रेट हमारा डिक्रीज कर जाता है। तो ये जो बीपी घट रहा है तो हार्ट रेट बढ़ रहा है, और बीपी बढ़ रहा है तो हार्ट रेट घट रहा है। तो इस लॉ को ही हम क्या बोलते हैं, ये जो देखने को मिल रहा है, तो यही चीज हमें एक लॉ बताता है। उस लॉ का नाम क्या है हमारा, मैरीज लॉ। तो मैरीज लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, जो हार्ट रेट है वो इनवर्सली रिलेटेड होता है टू द सिस्टमिक ब्लड प्रेशर। इस लॉ को हम क्या बोलते हैं, मैरीज लॉ। अब ये जो मैरीज लॉ है ना, ये प्रैक्टिकली हर जगह फॉलो नहीं होता है। प्रैक्टिकली हमें इन जनरल द स्टिमुलाई दैट इंक्रीजेज द हार्ट रेट also increases the BP, whereas those that decreases the heart rate lower the BP। exceptions हमारे क्या हैं, during exercise, फीवर, कुशिंग रिफ्लेक्स, अभी देखेंगे ये कुशिंग रिफ्लेक्स क्या होता है। इसके अलावा फोर्थ क्या है हमारा, हेमरेजिक शॉक। तो इस सब केस ये जो चीजें ये इसके एक्सेप्शन है। तो इन जनरल स्टिमुलाई दैट इंक्रीजेज द हार्ट रेट वो बीपी को भी इंक्रीज करेंगे, वहीं जो डिक्रीज करेंगे हार्ट रेट वो बीपी को भी डिक्रीज। पर कहीं कुछ एक्सेप्शन है क्या, ड्यूरिंग एक्सरसाइज ये फॉलो नहीं होता, फीवर, कशिंग रिफ्लेक्स और हेमरेजिक शॉक हो गया। ठीक है, अब चौथा फैक्टर क्या है, वो है हमारा ड्रग्स में क्या, एपिनेफ्रीन, नॉर एपिनेफ्रीन। अगर मैं एपिनेफ्रीन की बात करूं या नॉर एपिनेफ्रीन की बात करूं, दोनों के दोनों ही हमारे हार्ट रेट क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। किसकी वजह से, ड्यू टू डायरेक्ट एक्शन ऑन द हार्ट। बट नॉर एपिनेफ्रीन की अगर मैं बात करूं तो इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है। वो इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इट्स प्रेशर action stimulate the baroreceptor causing reflex increase in the vagal tone। तो ये क्या करते हैं नॉरएपिनेफ्रीन, ये बैरो रिसेप्टर को भी स्टिमुलेट करते हैं, जिसकी वजह से इंक्रीज हो जाता है वेगल टोन। अब वेगल टोन इंक्रीज होने का मतलब पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो है एक्टिवेट हो गया है। उस वजह से क्या होगा कि अब ये जो डायरेक्ट एक्शन हुआ नॉर एपिनेफ्रीन का और एपिनेफ्रीन का ऑन द हार्ट टू इंक्रीज द हार्ट रेट, इसकी वजह से जो हार्ट रेट इंक्रीज हो रहा है, इस डायरेक्ट इफेक्ट को ओवरकम करने के लिए, ये जो हार्ट रेट इंक्रीज हुआ इसको ओवरकम करने के लिए, इस डायरेक्ट इफेक्ट को ओवरकम करने के लिए जो हमारा हार्ट रेट है वो फिर इस रिफ्लेक्स, ये जो वेगल टोन के इंक्रीज होने की वजह से ये क्या करता है, हार्ट रेट को डिक्रीज करता है। और हार्ट रेट डिक्रीज होती है तो उसको क्या बोलते हैं, ब्रेडिकार्डिया। इंक्रीज होने को क्या बोलते हैं, टैकीकार्डिया। तो इसको ओवरकम करने के लिए इस डायरेक्ट इफेक्ट को क्या प्रोड्यूस होता है हमारा, ब्रेडिकार्डिया, यानी डिक्रीज हो जाता है हार्ट रेट। तो क्या हुआ हमारा, ड्रग्स में एपिनेफ्रीन हार्ट रेट को इंक्रीज कराएगा, नॉर एपिनेफ्रीन भी हार्ट रेट को इंक्रीज कराएगा ड्यू टू इट्स डायरेक्ट एक्शन ऑन द हार्ट। बट इट्स प्रेशर एक्शन स्टिमुलेट द बैरोरिसेप्टर, किसकी बात कर रहा हूं मैं, नॉर एपिनेफ्रीन की, कॉजिंग रिफ्लेक्स इंक्रीज इन वेगल टोन to overcome direct effect and produces bradycardia। अब तीसरा क्या हमारा, ब्रेन ब्रिज रिफ्लेक्स। अब ये ब्रेन ब्रिज रिफ्लेक्स क्या होता है, जब हम रैपिड प्रिफ्यूजन करते हैं ब्लड का या फिर सलाइन का एक एनेस्थेटाइज्ड एनिमल के अंदर, तो क्या होता है, हार्ट रेट जो है वो इंक्रीज हो जाती है। कब, जब उस जो पर्सन है उसका इनिशियल हार्ट रेट लो हो तो उसका जो हार्ट रेट है वो रेज हो जाता है। तो ये जो रिफ्लेक्स है इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेन ब्रिज रिफ्लेक्स बोलते हैं। इसका रीजन ये माना जाता है कि जो एट्रियल रिसेप्टर होते हैं ऑन बोथ साइड ऑफ द हार्ट वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस ब्रेन ब्रिज रिफ्लेक्स के लिए।
तो ब्रेन ब्रिज रिफ्लेक्स क्या है? द रैपिड perfusion of blood or saline in anesthetized animal produces a raise in heart rate. If the initial heart rate is low, heart atrial receptor of both sides of heart may be responsible for the brain bridge reflex. तो ये जो एट्रियल रिसेप्टर्स होते हैं जो कि दोनों साइड के हार्ट में, जो बोथ साइड्स ऑफ हार्ट में प्रेजेंट होंगे, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस ब्रेन ब्रिज रिफ्लेक्स के लिए। इसके बाद पांचवा फैक्टर क्या, हमारे डिसीजेस। तो इसमें है हमारा पहला कशिंग रिफ्लेक्स। अब ये कशिंग रिफ्लेक्स होता क्या है कि जब हमारा इंट्राक्रेनियल टेंशन क्या हो जाता है, 33 mmHg से बढ़ जाता है। नॉर्मली इंट्राक्रेनियल टेंशन जो है 0 से 7 mmHg होता है, पर अगर ये 33 mmHg से बढ़ जाए तो हमारा जो ब्लड सप्लाई है मेडुला में वो डिक्रीज कर जाती है, फॉल कर जाती है, और उस वजह से क्या होता है, लोकल हाइपोक्सिया एंड हाइपरकैप्निया। अब हाइपोक्सिया मतलब क्या है कि ऑक्सीजन डिक्रीज हो जाना। हाइपरकैप्निया का मतलब क्या है कि रेज होना पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सो ये क्या प्रोड्यूस करता है, हाइपोक्सिया एंड हाइपरकैप्निया। हाइपोक्सिया मतलब ऑक्सीजन डिक्रीज होना, और हाइपरकैप्निया का मतलब क्या होता है, इंक्रीज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और इसकी वजह से क्या होता है, जो मेडुलरी सेंटर है वीएमसी वो स्टिमुलेट हो जाता है टू रिस्टोर द नॉर्मल सप्लाई टू द मेडुला। उसकी वजह से क्या होगा, जो सिस्टमिक ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है। इसकी वजह से जो वेगल आउटफ्लो है वो स्टिमुलेट होता है। जब वेगल आउटफ्लो स्टिमुलेट होगा तो हार्ट रेट और रेस्पिरेशन दोनों के दोनों ही हमारे डिक्रीज कर जाएंगे। सो हुआ क्या, एक और बार देख लेते कशिंग रिफ्लेक्स में। द इंक्रीज इन इंट्राक्रेनियल टेंशन अबव 33 mmHg, जो कि नॉर्मल 0 से 7 mmHg होता है, तो क्या होता है, जो ब्लड सप्लाई है टू द मेडुला वो डिक्रीज कर जाती है, जिसकी वजह से लोकल हाइपोक्सिया एंड हाइपरकैप्निया हो जाता है। हाइपरकैप्निया मतलब इंक्रीज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एंड हाइपोक्सिया मतलब कि डिक्रीज हो जाना ऑक्सीजन का, जो स्टिमुलेट करता है मेडुलरी सेंटर को वीएमसी टू रिस्टोर द नॉर्मल ब्लड सप्लाई टू द मेडुला। द सिस्टमिक ब्लड प्रेशर इंक्रीजेस, जो स्टिमुलेट करता है वेगल आउटफ्लो को, और वो उसके वेगल आउटफ्लो के स्टिमुलेट होने की वजह से जो हार्ट रेट है एंड रेस्पिरेशन है वो डिक्रीज कर जाती है। Thus, increase in intracranial tension is associated with the bradycardia, a reflex called the Cushing reflex. तो जो इंक्रीज हुआ, बेसिकली हुआ क्या, इंट्राक्रेनियल टेंशन जो है हमारा इंक्रीज हुआ, उसकी वजह से एट द एंड क्या हुआ, हमारा हार्ट रेट डिक्रीज हो रहा था। हार्ट रेट डिक्रीज होने को ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं। तो यहाँ पर देखने को क्या मिलता है कि जब इंट्राक्रेनियल टेंशन इंक्रीज होता है तो ये एसोसिएटेड होता है विद द ब्रेडिकार्डिया, और इस रिफ्लेक्स को हम क्या बोलते हैं, कशिंग रिफ्लेक्स। तो ये भी हो गया। सेकंड क्या है इसी डिसीज में हमारा, थायरोटॉक्सिकोसिस। अब थायरोटॉक्सिकोसिस का मतलब क्या होता है कि हाइपर सिक्रीशन होना किसका, थायराइड हार्मोन का। तो थायरोटॉक्सिकोसिस मतलब क्या, हाइपर सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन, और ये एसोसिएटेड होता है विद हाई रेस्टिंग हार्ट रेट एज थायरोक्सिन प्रोड्यूसेस। क्या थायरोक्सिन हार्मोन क्या प्रोड्यूस करता है, डायरेक्ट पॉजिटिव क्रोनोट्रॉपिक इफेक्ट ऑन द हार्ट। क्रोनोट्रॉपिक इफेक्ट का मतलब होता है कि हार्ट रेट का इंक्रीज होना। ऐसे ही एक आइनोट्रॉपिक इफेक्ट होता है। आइनोट्रॉपिक का मतलब होता है फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज होना। तो पॉजिटिव क्रोनोट्रॉपिक इफेक्ट का मतलब हार्ट रेट इंक्रीज होना, और अगर नेगेटिव क्रोनोट्रॉपिक इफेक्ट होता तो उसका मतलब होता हार्ट रेट डिक्रीज होना।
तो यहाँ क्या बोला, डायरेक्ट पॉजिटिव क्रोनोट्रॉपिक इफेक्ट, यानी हार्ट रेट इंक्रीज होगा। और पहला तो रीजन ये होगा कि इसका डायरेक्ट पॉजिटिव क्रोनोट्रॉपिक इफेक्ट होता है हार्ट पे। दूसरा, ये पोटेंशिएट करता है, थायरॉक्सिन हार्मोन पोटेंशिएट करता है द एक्शन ऑफ सर्कुलेटिंग कैटाकोलामाइन। तो ये दो रीजन है जिसकी वजह से हाई रेस्टिंग हार्ट रेट होता है इस थायरोटॉक्सिकोसिस के केस में। थायरोटॉक्सिकोसिस मतलब हाइपर सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन। और थायरॉक्सिन करता क्या है, इसका डायरेक्ट पॉजिटिव क्रोनोट्रॉपिक इफेक्ट होता है हार्ट पे। दूसरा, ये पोटेंशिएट करता है एक्शन ऑफ सर्कुलेटिंग कैटाकोलामाइन। इसके बाद थर्ड क्या है हमारा इस डिसीज में, हाइपॉक्सिया। हाइपॉक्सिया में क्या, वही वाया स्टिमुलेशन ऑफ कीमोरिसेप्टर स्टिमुलेट करेंगे, इस वजह से हार्ट रेट इंक्रीज करेगा, और उस वजह से हार्ट रेट इंक्रीज करेगा और सिस्टमिक ब्लड प्रेशर भी हमारा इंक्रीज करता है। इसके बाद अगर हम इमोशनल स्टिमुलाई, जो सिक्स्थ फैक्टर है वो हमारा क्या है, इमोशनल स्टिमुलाई। सो इमोशनल स्टिमुलाई की अगर मैं बात करता हूँ, द इमोशनल इफेक्ट ऑन द cardiovascular system are mediated through the cortico-hypothalamic डिसेंडिंग पाथवे। कॉर्टिको हाइपोथैलेमिक डिसेंडिंग पाथवे से हमारा इमोशनल इफेक्ट जो है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में मेडिएट होता है। तो किससे मेडिएट होता है इमोशनल इफेक्ट ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, किससे मेडिएटेड होता है, थ्रू द कॉर्टिको हाइपोथैलेमिक डिसेंडिंग पाथवे। अगर हम एक्साइटमेंट होती है, फियर होता है या एंगर होता है, तब हमारी हार्ट रेट क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है, यानी टैकीकार्डिया एंड हाइपरटेंशन, बीपी भी इंक्रीज हो जाएगा। तो इमोशन सच एज एक्साइटमेंट, फियर, एंगर एटसेट्रा आर एसोसिएटेड विद द टैकीकार्डिया एंड हाइपरटेंशन। वहीं अगर कोई सडन शॉक हो जाए, ग्रेफ हो जाए, एप्रीहेंशन हो जाए, आर एसोसिएटेड विद द ब्रेडिकार्डिया यानी डिक्रीज इन हार्ट रेट एंड हाइपोटेंशन। तो ये बात भी, तो ये इमोशनल स्टिमुलाई भी जो है हार्ट रेट को हमारे इफेक्ट करते हैं। सेवंथ क्या फैक्टर क्या है हमारा, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज की अगर हम बात करें तो हार्ट रेट इंक्रीज करता है लिनियरिटी विद द सिवियरिटी ऑफ द एक्सरसाइज। द हार्ट रेट इंक्रीजेज ड्यूरिंग एक्सरसाइज। इसके क्या रीजन है, तो इसके हमारे क्या रीजन है, तो इसके हमारे पहला रीजन है कि इंक्रीज हो जाता है सिंपथेटिक एक्टिविटी, इंक्रीज हो जाता है सिंपथेटिक एक्टिविटी। दूसरा रीजन क्या है, वेगल टोन का डिक्रीज हो जाना। जाहिर सी बात है, सिंपथेटिक एक्टिविटी इंक्रीज होगी तो हार्ट रेट इंक्रीज होगा, और वेगल टोन डिक्रीज होने का मतलब पैरासिम्पथेटिक एक्टिविटी डिक्रीज होना, तो भी हार्ट रेट इंक्रीज करेगा। तीसरा रीजन बॉडी टेम्परेचर भी दिखाया था कि अगर बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होता है कि वेजो डायलेशन हो जाता है, बीपी कम हो जाता है और हार्ट रेट बढ़ जाता है। तो जब एक्सरसाइज करते हैं तो हमें पता है बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है, और बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है तो हमारा हार्ट रेट भी बढ़ता है ना। इसके बाद चौथा फैक्टर क्या है, रिलीज ऑफ कैटाकोलामाइन्स एंड थायरॉक्सिन इनटू द सर्कुलेशन। एक्सरसाइज के दौरान ये हार्मोन्स हमारे रिलीज होते हैं, इस वजह से भी हार्ट रेट इंक्रीज करता है। चेंज इन द ब्लड केमिस्ट्री, जैसे हाइपॉक्सिया, डिक्रीज इन ऑक्सीजन, हाइपर कैपनिया, इंक्रीज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड एसिडीमिया। तो ये सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से एक्सरसाइज के दौरान हमारी जो हार्ट रेट है वो इंक्रीज करती है। अब आठवां फैक्टर क्या है हमारा, पेनफुल स्टिमुलाई। पेनफुल स्टिमुलाई में क्या होगा, अब सुपरफिशियल पेन होगा या पेन हमारा डीप पार्ट से अराइज करेगा, तो इन दोनों में अलग चीज देखने को मिलती है। अब क्या देखने को मिलता है, क्या इसका इफेक्ट होता है हार्ट रेट में, वो देखते हैं। तो अगर हम सुपरफिशियल पेन की बात करें, सो इज कैरिड बाय द अनमाइलिनेटेड सी फाइबर्स। वहीं अगर पेन अराइज कर रहा है फ्रॉम द डीप बॉडी, तो इसको कौन कैरी करेगा, थिन माइलिनेटेड फाइबर्स। इसमें अनमाइलिनेटेड फाइबर्स कैरी करते सुपरफिशियल पेन को, और जो पेन अराइज कर रहा है डीप बॉडी पार्ट से उसको कैरी करते माइलिनेटेड फाइबर्स। फिर क्या होता है, जो सुपरफिशियल
पेन में देखो ये साइनेप्स करते, साइनेप्स विद द प्रेशर एरिया ऑफ द वेजोमोटर सेंटर। ये जो हमारा वेजोमोटर सेंटर है उसके प्रेशर एरिया से साइनेप्स फॉर्म करता है। वहीं अगर हम पेन अराइजिंग फ्रॉम डीप बॉडी की बात करें तो इसके जो फाइबर्स होते हैं वो साइनेप्स फॉर्म करते हैं डिप्रेसर एरिया, यहाँ प्रेशर, यहाँ डिप्रेसर एरिया ऑफ द वीएमसी। अब क्या होता है, अगर मैं किसकी बात करूं, सुपरफिशियल पेन की, आगे क्या होता है, कॉजेज द सिंपथेटिक स्टिमुलेशन। अब क्या होगा, सिंपथेटिक स्टिमुलेशन, जो सिंपथेटिक है उसका स्टिमुलेशन होगा। अब सिंपथेटिक का स्टिमुलेशन होगा तो क्या होगा, हार्ट रेट इंक्रीज करेगी, बीपी भी इंक्रीज करेगा, यानी क्या हो जाएगा, टैकीकार्डिया। वहीं इस केस में जब डिप्रेशर एरिया होगा वहां क्या होगा, इनहिबिशन होगा इस सिंपथेटिक का, तो हार्ट रेट क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, और बीपी भी हमारा क्या करेगा, फॉल करेगा। तो अगर हम एक एक करके अब देखें तो सुपरफिशियल पेन की अगर हम बात करें तो उस केस में हमारा टैकीकार्डिया होता है और बीपी रेस कर जाता है। अगर हम पेन अराइजिंग फ्रॉम डीप पार्ट की बात करें तो उस केस में ब्रेडिकार्डिया होता है और बीपी भी हमारा फॉल करता है। तो सुपरफिशियल पेन की बात करें इज कैरिड बाय द अनमाइलिनेटेड सी फाइबर्स साइनेप्स विद द प्रेशर एरिया ऑफ वीएमसी कॉजेज सिंपथेटिक स्टिमुलेशन, जिसकी वजह से टैकीकार्डिया एंड रेज इन बीपी। वहीं पेन अराइजिंग फ्रॉम द डीप बॉडी इज कैरिड बाय द थिन माइलिनेटेड फाइबर्स साइनेप्स विद द डिप्रेसर एरिया ऑफ वीएमसी causes overall sympathetic inhibition, और फिर इस इनहिबिशन की वजह से क्या होगा, ब्रेडिकार्डिया एंड फॉल इन द बीपी। नौवां फैक्टर क्या है हमारा, रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें तो इसको आप याद रखो कि जो इंस्पिरेशन होता है उस केस में हमारा हार्ट रेट इंक्रीज करता है और एक्सपीरेशन के केस में हमारा हार्ट रेट डिक्रीज करता है, और इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, साइनस एरिथमिया। तो साइनस एरिथमिया क्या है कि इंस्पिरेशन में हमारा हार्ट रेट इंक्रीज करता है और एक्सपीरेशन में हमारा हार्ट रेट डिक्रीज करता है। इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, साइनस एरिथमिया। तो अब हमारा सेकंड क्या होगा, हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे, कंट्रोल ऑफ हार्ट रेट। अब इस कंट्रोल ऑफ हार्ट रेट के बारे में डिस्कस करने से पहले अभी जो हमने फैक्टर्स पढ़े एक बार उसके रिवाइज कर लेते हैं। तो जो हमारा पहला फैक्टर था जो अफेक्ट कर रहा था हार्ट रेट को, क्या था, हमारा एज था। एज जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे वेगल टोन इंक्रीज होता है और उस वजह से हमारा हार्ट रेट डिक्रीज करता है। बट ओल्ड एज के केस में जो वेगल टोन है वो फॉल करती है, इस वजह से ओल्ड एज में भी हार्ट रेट हमारा स्लाइटली हाइयर होता है। दूसरा फैक्टर हमने सेक्स देखा था, उसमें हमने देखा कि जो फीमेल्स होती हैं उनमें हमारा हार्ट रेट स्लाइटली हाइयर होता है एज कंपेयर टू मेल्स, क्योंकि उनमें लोअर सिस्टमिक ब्लड प्रेशर होता है एंड रेस्टिंग सिंपैथेटिक टोन इज मोर। तीसरा फैक्टर था हमारा बॉडी टेम्परेचर। तो वहां हमने देखा था कि अगर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट रेज होता बॉडी टेम्परेचर तो जो हार्ट रेट है वो हमारा 10 बीट पर मिनट से इंक्रीज हो जाता है। चौथे फैक्टर में हमने ड्रग्स देखे थे, उसमें हमने एपिनेफ्रीन नॉर एपिनेफ्रीन में देखा था कि दोनों की वजह से हार्ट रेट हमारा क्या कर रहा था, इंक्रीज कर रहा था। और फिर उसमें हमने ब्रेन ब्रिज रिफ्लेक्स देखा था कि अगर हम रैपिड परफ्यूजन करें ब्लड और सलाइन का इन एनेस्थेटाइज्ड एनिमल के अंदर तो जो हमारा हार्ट रेट है वो रेज हो जाता है इफ द इनिशियल हार्ट रेट इज लो। और ये किस वजह से होता है, तो एट्रियल रिसेप्टर्स की वजह से होता है। और इस फिनोमिना को हम, इस रिफ्लेक्स को हम क्या बोल रहे थे, ब्रेन ब्रिज रिफ्लेक्स। इसके बाद हमारा पांचवा फैक्टर था डिसीज, इसमें हमने कुशिंग रिफ्लेक्स देखा था। इसमें हमने देखा कि इंक्रीज होता है इंट्राक्रेनियल टेंशन जब 33 mmHg से ज्यादा, तो उस केस में जो बीपी जो ब्लड सप्लाई है मेडुला के अंदर वो हमारा डिक्रीज कर जाता है, जिस वजह से लोकल हाइपोक्सिया और हाइपरकैप्निया देखने को मिलता है जो स्टिमुलेट कर देता था
वेजो मोटोर सेंटर जो कि मेडुलरी सेंटर को, फिर वो रिस्टोर करने के लिए नॉर्मल ब्लड सप्लाई टू मेडुला सिस्टमिक ब्लड प्रेशर बढ़ा दे रहा था। अब सिस्टमिक ब्लड प्रेशर के बढ़ने की वजह से वेगल आउटफ्लो स्टिमुलेट हो गया और उस वजह से हार्ट रेट डिक्रीज हो गया, रेस्पिरेशन डिक्रीज हो गया, यानी इंट्राक्रेनियल जो प्रेशर है जब रेज करता है तो उस वजह वो एसोसिएटेड होता है ब्रेडिकार्डिया से। इस रिफ्लेक्स को हमने कुशिंग रिफ्लेक्स कहा था। इसके बाद तीसरा था हमारा थायरोटॉक्सिकोसिस। थायरोटॉक्सिकोसिस में हाइपर सिक्रीशन होता है थायराइड हार्मोन का और थायरोक्सिन प्रोड्यूस करता है डायरेक्ट पॉजिटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट ऑन द हार्ट एंड पोटेंशिएट द एक्शन ऑफ सर्कुलेटिंग कैटाकोलामाइंस। तो इस वजह से इस केस में हमारा हाई रेस्टिंग हार्ट रेट होता है। इसके बाद हाइपॉक्सिया देखा था, उसकी वजह से कीमो रिसेप्टर हमारा स्टिमुलेट होता है और हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है। फिर छठा फैक्टर था हमारा इमोशनल स्टिमुलाई। इमोशनल स्टिमुलाई में हमने देखा था कि ये मेडिएटेड होता बाय द कॉर्टिको हाइपोथैलेमिक डिसेंडिंग पाथवे और इसमें अगर एक्साइटमेंट है, फियर है, एंगर है, उस केस में हमारा टैकीकार्डिया, हाइपरटेंशन देखने को मिलता है और सडन शॉक, ग्रीफ, एप्रहेंशन के केस में ब्रेडिकार्डिया और हाइपोटेंशन देखने को मिलता है। एक्सरसाइज की बात करी थी तो जब हार्ट रेट जो है एक्सरसाइज के दौरान लीनियरली इंक्रीज करता है विद द सिवियरिटी ऑफ द एक्सरसाइज, क्योंकि इसकी एक्सरसाइज के दौरान सिंपैथेटिक एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, वेगल टोन डिक्रीज हो जाता है, बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाती है, रिलीज होने लगता है कैटाकोलामाइंस एंड थायरोक्सिन और चेंज हो जाता है ब्लड केमिस्ट्री में भी, हाइपॉक्सिया, हाइपरकैप्निया एंड एसिडीमिया। इसके बाद हमने 8 फैक्टर पेनफुल स्टिमुलाई देखा, उसमें देखा अगर सुपरफिशियल पेन है तो टैकीकार्डिया, अगर पेन अराइजिंग फ्रॉम डीप पार्ट तो ब्रेडिकार्डिया। इसके बाद नौवां फैक्टर था हमारा रेस्पिरेशन, उसमें हमने देखा साइनस एरिथमिया। साइनस एरिथमिया क्या है कि इंस्पिरेशन के दौरान हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है और एक्सपीरेशन के दौरान हार्ट रेट डिक्रीज हो जाता है। इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? साइनस एरिथमिया। तो ये 9 फैक्टर्स थे जो अफेक्ट कर रहे थे हार्ट रेट को। अब हम क्या देखेंगे? कंट्रोल ऑफ द हार्ट रेट। तो अगर हम कंट्रोल ऑफ द हार्ट रेट की बात करें तो इसमें हमारे आते हैं न्यूरल रेगुलेशन एंड ह्यूमरल रेगुलेशन। न्यूरल रेगुलेशन में ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, रिफ्लेक्स रेगुलेशन एंड हायर सेंटर। एक एक करके इन तीनों के बारे में देखेंगे और फिर देखेंगे हम ह्यूमरल रेगुलेशन। तो पहले हम बात करेंगे किसकी? न्यूरल रेगुलेशन की। तो न्यूरल रेगुलेशन में हम पहले क्या देखेंगे? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में हमारा वही आएगा, पैरासिम्पथेटिक आएगा, सिंपथेटिक आएगा। पैरासिम्पथेटिक वाला डिक्रीज करेगा और सिंपथेटिक वाला हार्ट रेट को इंक्रीज करेगा। पैरासिम्पथेटिक में जो न्यूरोट्रांसमीटर होगा वो हमारा एसिटाइल कोलिन होगा और वहीं उसमें जो होगा हमारा नॉर एपिनेफ्रीन होगा। तो एक बार देख लेते हैं। तो पहले हम बात करेंगे पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम की। राइट वेगस इनरवेट करेगा एसए नोड को, वहीं लेफ्ट वेगस इनरवेट करेगा एवी नोड को। विद डोमिनेटिंग इफेक्ट ऑफ द वेगल टोन ऑन द एसए नोड, हार्ट रेट वुड बी 72 बीट पर मिनट। विदाउट दिस डोमिनेशन, हार्ट रेट वुड बी 110 बीट पर मिनट। तो कहने का मतलब ये है कि इनका डोमिनेटिंग, ये जो वेगल टोन का एक डोमिनेटिंग इफेक्ट होता है इस एसए नोड पे। अगर ये डोमिनेटिंग इफेक्ट इस वेगल टोन का ना होना तो जो हमारी हार्ट रेट है वो 110 बीट पर मिनट हो। बट इस वेगल टोन के डोमिनेशन के कारण जो हार्ट रेट होती है वो हमारी 72 बीट पर मिनट होती है। और इसके स्टिमुलेशन, इस पैरासिम्पथेटिक के स्टिमुलेशन की वजह से जो डिक्रीज होता है हमारा हार्ट रेट, और इसमें जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो होता है हमारा एसिटाइल कोलिन, और इसका इफेक्ट क्या होता है? शॉर्ट लास्टिंग। वहीं नॉर एपिनेफ्रीन का जो इफेक्ट होता है वो लॉन्ग लास्टिंग होता है। एसिटाइल कोलिन का इफेक्ट, इसका जो इफेक्ट है वो क्या है? शॉर्ट लास्टिंग। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो स्पाइनल नर्व
from lower two cervical segment and upper six thoracic segment on stimulation increases the heart rate. Neurotransmitter norepinephrine effect is long lasting. अब अगर हम थर्ड यानी हम रिफ्लेक्स रेगुलेशन की बात करें तो इसमें हमारे कौन कौन सी चीजें आएंगी रिफ्लेक्स रेगुलेशन में? तो हमारे आते हैं बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स, जिसमें जिसे हम मैरीज रिफ्लेक्स भी बोल सकते हैं, कि वो रिसेप्टर रिफ्लेक्स आएगा, ब्रेन ब्रिज रिफ्लेक्स आएगा, ये हम पढ़ चुके हैं, कुशिंग रिफ्लेक्स आएगा, ये भी हम पढ़ चुके हैं। बस एक बार जल्दी जल्दी इसमें देख लेते हैं। तो बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स या फिर मैरीज रिफ्लेक्स में हमने क्या देखा था कि अगर बीपी इंक्रीज होता है तो स्टिमुलेट करता है बैरो रिसेप्टर, जो कि कैरोटिड साइनस और आर्टिक आर्च में है, वहां एफरेंट वाया 9th and 10th करेनियल नर्व, जो हमारा न्यूक्लियस टेक्टस सॉलिटोरियस होता है, वो क्या करता है स्टिमुलेट कर देता है वेगस नर्व को, जिसकी वजह से हार्ट रेट डिक्रीज हो जाता है। और यही न्यूक्लियस टेक्टस सॉलिटोरियस इनिबिट करता है वेजोमोटोर सेंटर को भी, और ये क्या करता है डिक्रीज करता है सिंपैथेटिक डिस्चार्ज को। इस वजह से भी हार्ट रेट डिक्रीज हो जाता है इन केस ऑफ जब बीपी इंक्रीज करता है। तो मैंने क्या बताया, जब बीपी इंक्रीज हुआ तो स्टिमुलेट हुआ बैरो रिसेप्टर ऑन कैरोटिड साइनस एंड आर्टिक आर्च, और फिर एफरेंट वाया 9th and 10th करेनियल नर्व, ये कहाँ गए हमारे न्यूक्लियस टेक्टस सॉलिटोरियस के अंदर, वहां पर इसने स्टिमुलेट कर दिया वेगस नर्व को। वेगस नर्व स्टिमुलेट होगी यानी पैरासिम्पैथेटिक, वो क्या करेगा डिक्रीज कर देगा हार्ट रेट को, और ये एक और काम करेगा वेजोमोटोर सेंटर को भी इनिबिट करेगा, जिसकी वजह से सिंपैथेटिक डिस्चार्ज डिक्रीज हो जाएगा और उस वजह से हमारा हार्ट रेट भी डिक्रीज हो जाता है। इसके बाद अगर हम कीमो रिसेप्टर रिफ्लेक्स की बात करें तो उसमें क्या है, द लो PCO2, the low partial pressure of oxygen and high partial pressure of carbon dioxide and acidosis stimulate the chemoreceptor। ये क्या करते हैं कीमो रिसेप्टर को स्टिमुलेट करते हैं। और एफरेंट वाया 9th and 10th करेनियल नर्व, ये कहाँ जाते हैं न्यूक्लियस टेक्टस सॉलिटोरियस के अंदर, जो स्टिमुलेट करता है वेजोमोटोर सेंटर को। और अगर वेजोमोटोर सेंटर हमारा स्टिमुलेट करेगा तो हार्ट रेट इंक्रीज यानी टैकीकार्डिया। तो कीमो रिसेप्टर रिफ्लेक्स में क्या हुआ, लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड एसिडोसिस के केस में स्टिमुलेशन हुआ कीमो रिसेप्टर्स का, उस वजह से फिर क्या हुआ वाया 9th and 10th क्रेनियल नर्व, न्यूक्लियस टेक्टस सॉलिटोरियस स्टिमुलेट कर देता है हमारा किसको वेजोमोटोर सेंटर को, फिर उसकी वजह से हमारा टैकीकार्डिया हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं अगला रिफ्लेक्स। तो हमारा अगला रिफ्लेक्स क्या है, ब्रेन ब्रिज रिफ्लेक्स। ब्रेन ब्रिज रिफ्लेक्स या फिर इसे हम क्या बोलते हैं कार्डियो पल्मोनरी रिफ्लेक्स। सो इसमें क्या करता है इंक्रीज्ड वीनस रिटर्न, stimulation of stretch receptors in the right atrium, afferent impulse through the vagus, inhibition of the vasodilator area, decreases the vagal tone। इस वजह से क्या हो जाता है टैकीकार्डिया यानी हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है। तो होता क्या है कि वीनस रिटर्न इंक्रीज होगा, वीनस रिटर्न इंक्रीज होगा तो स्ट्रेच रिसेप्टर जो राइट एट्रियम में है वो हमारे स्टिमुलेट होंगे, वो स्टिमुलेट होंगे तो जो एफरेंट इंपल्स हैं वेगस नर्व से वो क्या करेंगे इनिबिशन करेंगे वेजोडाइलेटर एरिया का, जो डिक्रीज कर देगा वेगल टोन को। वेगल टोन डिक्रीज हो जाएगा तो हार्ट रेट इंक्रीज होगा यानी टैकीकार्डिया। इसके बाद हमारा लास्ट रिफ्लेक्स क्या है कशिंग रिफ्लेक्स। कशिंग रिफ्लेक्स की अगर हम बात करते हैं तो इसे हम वाया CNS इस्चीमिक रिफ्लेक्स भी बोलते हैं, CNS इस्चीमिक रिफ्लेक्स भी बोलते हैं। इसकी अगर हम बात करें तो इंक्रीज होता है इंट्राक्रेनियल प्रेशर, इस वजह से इंक्रीज होता है बीपी ड्यू टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इस्चेमिक रिफ्लेक्स। इंक्रीज इन बीपी इन रिटर्न causes the reflex bradycardia by the baroreceptor reflex। ठीक है, तो इसी रिफ्लेक्स को हम क्या बोलते हैं कशिंग रिफ्लेक्स की। जब इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज हो रहा है
तो उस केस में ब्रेडिकार्डिया देखने को मिल रहा है। तो इस रिफ्लेक्स को हम क्या बोलते हैं, कुशिंग रिफ्लेक्स। और ये किसके थ्रू हो रहा है, वाया सीएनएस इस्चेमिक रिफ्लेक्स। इसके बाद अगर हम समरी देखें इसकी, तो पहला हमारा वो बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स या फिर मैरिज रिफ्लेक्स था। इसमें बीपी बढ़ता है तो हार्ट रेट घटता है। कीमो रिसेप्टर रिफ्लेक्स में पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है तो हार्ट रेट भी हमारा बढ़ जाता है। और ब्रेन ब्रिज रिफ्लेक्स में अगर ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है तो हार्ट रेट भी बढ़ जाता है। और कुशिंग रिफ्लेक्स के अंदर हमारा इंट्राक्रेनियल प्रेशर अगर बढ़ रहा है तो ब्रेडिकार्डिया यानी हार्ट रेट घट रहा है। तो ये इसकी समरी हो गई। अगर मैं हायर सेंटर्स की बात करूं तो स्टिमुलेशन ऑफ मोटोर कॉर्टेक्स, फ्रंटल लोब, थैलेमस, ये सब क्या करते हैं, हार्ट रेट को इंक्रीज कर देते हैं। हार्ट रेट इंक्रीज होता है इमोशनल स्टेटस से भी, उसकी भी बात हम कर चुके हैं, ड्यू टू स्टिमुलेशन ऑफ लिम्बिक सिस्टम। अगर हम ह्यूमरल रेगुलेशन की बात करें तो थायरॉक्सिन एंड कैटेकोलामाइंस जो हैं ये हार्ट रेट को इंक्रीज करते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट हुआ। मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो के साथ, तब तक खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद।